त्रिवेंद्र जी, कुछ जी। चीज़ें होती हैं जो उत्तराखंड के लिए ख़ास तौर पर, हम एक पहाड़ी राज्य है, मुश्किल होता है यहाँ पर डेवलपमेंट भी। बहुत सारी यहाँ की अलग ऐसी दिक्कतें होती हैं जो कि सिर्फ उत्तराखंड को ही सामना करना पड़ेगा। हर गर्मी के मौसम में जंगल की आग लगती है, बारिश के मौसम में पहाड़ें दरकती हैं और दिक्कतें उससे आती हैं। मुझे भी पिछली बार के चुनाव याद हैं, जब पलायन का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठता था। मुझे नहीं लगता उन गाँवों में लौट कर लोग आ पाए हैं, लोग वापस बस पाए हैं। महंगाई का मुद्दा, लोग परेशान होते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। ठीक ठीक। रोजगार तो एक मुद्दा है ही जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का हमने उधम सिंह नगर में देखा है किस तरह का प्रभाव रहा है। ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें वादों से अलग हो जाती। नहीं, देखिए, किसान मूवमेंट एक अलग इश्यू था, उसका स्टेट से कोई मतलब नहीं था। हमने देश का, उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ पर हम गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर रहे हैं। इस समय भी पूरा भुगतान हम कर चुके हैं। बजट में प्रोविज़न कर देते हैं कि हमको इतना पेमेंट करना है, हमने उसकी भुगतान किया। हम धान का दाम है, गेहूं का, ऑनलाइन हम पेमेंट कर रहे हैं, 1 हफ्ते के अंदर हम पेमेंट कर रहे हैं किसानों का। तो किसानों को उत्तराखंड में जो जो उत्तराखंड सरकार से हम कहना चाहिए, तो जो भी स्टेट की जो भी पॉलिसी है, कभी भी उत्तराखंड के किसानों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा समर्थन किया है। और हम जो किसानों को दे रहे हैं, जो लोन दे रहे हैं, वो भी हम विदाउट इंटरेस्ट उनको दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसान का जो इश्यू था वो बिल्कुल भिन्न इशू था। और मैं कुछ बातें मुझे बहुत उचित तो नहीं लगती कहनी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें एक दूसरे तरह का एलिमेंट उसमें घुस गया था, और उसके कारण किसान आंदोलन भटक रहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों के हित में इसको लिया था और देश के हित में वापस ले रहे हैं। उस बात की गहराई को समझना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अपने से हटकर सोचता है, स्टेट से बाहर सोचता है, अपने पार्टी से दलगत से ऊपर सोचता है, वो उस निर्णय की गहराई में जाएंगे तो उन्होंने जरूर इस विषय को समझा होगा। प्रीतम सिंह जी। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो सरकार 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ चुनी गई थी, उस सरकार ने ऐतिहासिक काम करने का कार्य किया। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो कदम बढ़ाए थे, उन कदमों में जो सरकार आज भी आप ही की है, कदम पीछे क्यों खींच रही है? आपने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। एक दिन भी राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं हुई। आपने गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित किया, जिसके लिए जैसे ही मुख्यमंत्री बदले उन्होंने एक समिति के हवाले कर दिया। आपने प्राधिकरणों का गठन किया, ऐतिहासिक निर्णय था आपका, आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री बदला, उसे भी कमेटी के हवाले कर दिया। आपने देवस्थानम बोर्ड का गठन किया और तीर्थ पुरोहितों ने लंबा संघर्ष किया, आप ही की सरकार ने उसको विड्रॉ करने का काम किया। आपने भू कानून को बनाया, आप ही की सरकार ने उसके लिए वो भी समिति के हवाले करने का काम किया है। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है कि जिस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने चुना था और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिए, तो आप ही की सरकार उसको जो है समितियों के हवाले करने का काम कर रही है, उससे कदम पीछे खींचने का काम कर रही है। तो ये कैसी सरकार है? क्या हो रहा है त्रिवेंद्र जी? बात आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं मन की, लोगों की, या फिर करने के बाद गलती का एहसास होता है? देखिए श्वेता जी, आपने भू कानून की बात की, आपने देवस्थानम बोर्ड की बात की। मैं आज भी विश्वास के साथ कह सकता हूं, और जिस आधार पर हमने वो निर्णय लिया था, दुनिया का 125 करोड़ हिंदू इन देवभूमि में आना चाहता है, वो गंगा जल का आचमन करना चाहता है, वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए बद्रीनाथ धाम में पिंडदान करना चाहता है। उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, एक आज हमारे पास पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो बहुत तेजी से हमारे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है।
और हम ये अनुमान लगा रहे थे अगर कोविड नहीं होता तो 2025 तक 1 करोड़ लोग इन धामों में आएंगे। 36 लाख तक पहुंच गए कोविड के बावजूद। तो हम ये कल्पना करते थे कि 1 करोड़ तक लोग इसमें आएंगे, तो उसके लिए आखिर कोई समितियां क्या व्यवस्थाएं कर सकती हैं, ये सवाल हमारे सामने था। केदारनाथ जैसी घटना हमारे सामने वो हुआ। इसके बावजूद मैं आज ये कह सकता हूं कि अगर दुनिया के 120 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, अगर इस पर आज भी जनमत संग्रह कराया जाए तो आम आदमी देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में है। आम आदमी, मैं कह सकता हूं। भू कानून की जहां तक बात है, भू कानून, पहाड़ खाली हो रहा है। पहाड़ में 80% खेत हमारे बंजर पड़े हुए हैं, उनमें जंगली जानवर रह रहे हैं, उनमें कटीली झाड़ियां उग रही हैं। आखिर उस भूमि का कोई उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारा सीमांत प्रदेश है, लगभग 650 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी हैं। शत्रु हमारे सिर पर खड़ा है। अगर वहां पर सिविल पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो कैसे काम होगा। और सिविल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके पास रोजगार हो। आज हमारे पास उत्तराखंड में पर कैपिटा जो लैंड है, लैंड होल्डिंग है, 1 एकड़ है, और पहाड़ों में 90% भूमि असिंचित है, 10% सिंचित है, और वहाँ पानी पहुँचाना भी संभव नहीं है। राज्य की स्थिति ऐसी कि हम उन पहाड़ों में नदियों से पानी ऊपर चढ़ा सकें, 20-20 हज़ार फुट पर, 18-18 हज़ार फुट पर पानी चढ़ा सकें, नहीं है साहब स्थिति। तो हमने उसके लिए परिवर्तन किया। हमने एक नाम दिया सोलर फार्मिंग, कि हमने उन खेतों में आप सोलर फार्मिंग कर सकते हैं, केवल पहाड़ों के लिए किया। आप उसमें सोलर फार्मिंग कर सकते हैं। 824 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहाड़ों में गया। अगर आप पहाड़ों में हेलीकॉप्टर से सर्वे करेंगे, देखेंगे, तो आपको आज जगह जगह आज सोलर पैनलिंग दिखेंगी। आज सोलर एनर्जी जनरेट करते हुए आपको लोग वहाँ पर दिखेंगे। इसलिए भू कानून में हम कुछ अमेंडमेंट किया। अगर हम रोजगार देना चाहते हैं, दुनिया अपनी ओर इन्वेस्टर ला रही है। हमने इन्वेस्टर समिट किया था 2018 में। 1,25,000 करोड़ के उसमें एमओयू साइन हुए, 35,000 करोड़ के एमओयू धरातल पर आ गए। आखिर हम उनको जमीन ही देंगे तो उद्योग कहाँ लगेंगे, कहाँ रोजगार जनरेट होगा। पर वो सवाल तो ये उठा रहे हैं ना कि आप बार बार यू टर्न क्यों हो रहा है। नहीं, देखिए ये तो कांग्रेस ने इसको इश्यू बनाया। उन्होंने एक समिति बनाई, इस पर कोई चेंज नहीं किया है। भाई ठीक है, लोकतंत्र है, कोई विचार करने को, कोई इस पर आवाज उठाता है, कोई विरोध होता है। अगर उस पर कोई कमेटी बनती है तो कोई गलत बात नहीं, मैं समझता हूँ। इसके बजाय कांग्रेस को चाहिए, देखिए एक सेकंड, अगर परिवर्तन चाहते तो कांग्रेस एक मॉडल रखे प्रदेश की जनता के सामने, देश की जनता के सामने।